पहले नेपाल की सड़कों पर एक नई पीढ़ी उतरी थी, जेन जी। हाथों में मोबाइल, दिल में गुस्सा और नारे सिर्फ एक बात के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करो, जवाबदेही लाओ, हमारी आवाज सुनो। आज वही तस्वीर हजारों किलोमीटर दूर मैक्सिको में दिख रही है। यहाँ भी वही नौजवान, वही डिजिटल जनरेशन, गैंग हिंसा, ड्रग कार्टेल और सरकारी नाकामी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। नेपाल से लेकर मैक्सिको तक एक सवाल अब दुनिया के शासकों के सामने खड़ा है कि ये सिस्टम बदलेगा या फिर पूरी की पूरी एक पीढ़ी खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी जो अभी मैक्सिको में चल रहा है। पूरी A to Z शुरू से शुरू करते हैं। मैक्सिको में अपहरण, गुमशुदगी और गैंग ड्रग से जुड़ी हिंसा बहुत ज्यादा है। 2018 से हर साल 30,000 से ज्यादा लोग ऐसी हिंसा में मारे जा रहे हैं। ये हिंसा ज्यादातर ड्रग कार्टेल और गैंग करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी आतंकवाद या ड्रग के नाम पर मानवाधिकार उल्लंघन, फर्जी मुठभेड़, जाति जैसे आरोप लगे हैं। आम नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसी वजह से बहुत से लोग अमेरिका की सीमा की ओर भागते हैं, यानी कि माइग्रेशन। दूसरी तरफ कार्टेल का ड्रग अमेरिका में जाता है, जहां वह ड्रग ओवरडोज की महामारी खासकर फेंटेनिल को बढ़ाता है। यानी समस्याएं दोनों तरफ हैं। मैक्सिको में हिंसा, अमेरिका में ड्रग की महामारी। अब आते हैं 1980 के दशक से शुरुआत में। 1980 में मैक्सिको के ड्रग तस्कर और अपराधी गैंग संगठित होने लगे। अलग अलग इलाकों पर अलग कार्टेल का कंट्रोल बना, अपने अपने रूट, रास्ते और नेटवर्क। जैसे जैसे ड्रग का बिजनेस बढ़ा, वैसे वैसे आपस में इलाका, रूट, मार्केट पर कब्जे की लड़ाई बढ़ गई और पूरे देश में हिंसा बढ़ती चली गई। फिर 2006 में राष्ट्रपति फेलिपे कैल्डेरोन ने आधिकारिक तौर पर फौज यानी कि मिलिट्री को उतारकर कार्टेल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मकसद था कार्टेल को कुचलना, लेकिन नतीजा यह हुआ कि गैंग और ज्यादा बिखर कर छोटे छोटे खूंखार समूहों में बदल गए और हिंसा कई गुना बढ़ गई। फिर 2012 में राष्ट्रपति एनरिके पेना नियतो ने कहा कि सीधे भिड़ने की बजाय कानून व्यवस्था मजबूत करो, पब्लिक सेफ्टी पर ध्यान दो। इस बीच एक बड़ा मोड़ आया। सिनालोआ कार्टेल का कुख्यात बॉस एल चापो 2014 में गिरफ्तार हुआ। फिर 2016 में दोबारा पकड़ा गया। 2017 में अमेरिका भेज दिया गया। इससे उस कार्टेल के अंदर पावर वैक्यूम बना। अलग अलग गैंग नए इलाकों और सत्ता के लिए लड़ने लगे। नतीजा हिंसा और बढ़ गई। 2016 तक ही ड्रग से जुड़ी हत्याएं जो कि 20,000 प्लस सालाना पहुंच गई। 2017 में एक जगह कब्रिस्तान जैसी मास ग्रेव मिली, जिनमें 250 से ज्यादा लाशें थी। 2018 में हालात चरम पर पहुंचे और 33,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। 2017 से 20 के बीच औसतन हर हफ्ते एक पत्रकार की हत्या हुई। फिर आते हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर पर, यानी कि AMLO पर, जो 2018 में राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि फौज से लड़ाई बढ़ाने से हिंसा कम नहीं बढ़ी है। वादा किया कि सिविल पुलिस के जरिए काम करेंगे, गरीबी कम करने, नौजवानों के लिए योजनाएं लाएंगे, मारिजुआना को वैध करने और ड्रग मामलों में नई सजा नीति लाने की बात की। नारा था हग्स नॉट बुलेट्स, यानी गोली नहीं गले लगाकर समस्याएं सुलझाएं। उन्होंने एक नई फोर्स बनाई, नेशनल गार्ड, जो आधा पुलिस आधा फौजी स्टाइल की ताकत है। 2019 में अमेरिका से समझौते के तहत इस फोर्स का बड़ा हिस्सा दक्षिणी सीमा यानी कि ग्वाटेमाला वाली सीमा पर लगा दिया ताकि माइग्रेशन रोका जाए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद हर साल 30,000 प्लस हत्याएं जारी हैं। 2024 के चुनाव दशकों के सबसे हिंसक चुनाव में गिने गए। पत्रकारों पर हमले, भ्रष्टाचार, कार्टेल की शक्ति सब जारी रहे। 2007 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और मैक्सिकन सरकार ने
मरीडा इनिशिएटिव शुरू की, जिसमें सुरक्षा, ट्रेनिंग, हथियार, पुलिस सपोर्ट आदि पर सहयोग था। AMLO ने बाद में इस पर आपत्ति की कि यह ज्यादा सैन्य मॉडल है। 2021 में इसे बदला गया और एक नया ढांचा बना, बिसेंटेनियल फ्रेमवर्क, जिसमें सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक और विकास कार्यक्रमों पर भी फोकस रखा गया। अब इसमें सेना की भूमिका और विवाद कैसे बढ़ा, जिसमें AMLO ने शुरुआत में कहा था कि सेना का रोल घटाएंगे, लेकिन हाल की हकीकत उलट जस्टिस के अपोजिट है। 2022 में कानून पास हुआ कि सेना 2028 तक देश के अंदर कानून व्यवस्था संभाल सकती है। नेशनल गार्ड को भी पूरा सैन्य नियंत्रण में लाने की कोशिश हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे सिविल कंट्रोल में रहना चाहिए। सेना को अब सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, एयरपोर्ट चलाने, कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टूरिज्म डेवलपमेंट, कस्टम या पोर्ट भी सौंपे गए हैं। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है सेना की पुलिसिंग से मनमानी, गिरफ्तारी, जबरदस्ती, फर्जी मुठभेड़, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। AMLO की चुनी हुई जो कि नई राष्ट्रपति हैं, उत्तराधिकारी क्लाउडिया शीनबाम कहती हैं नेशनल गार्ड को एक और मजबूत करेंगी, ज्यादा इन्वेस्टिगेटर पुलिस भरेंगी, नौजवानों के लिए सोशल प्रोग्राम बढ़ाएंगी। आलोचकों का कहना है अगर मिलिट्री मॉडल ही चलता रहा तो असली सुरक्षा संकट नहीं सुलझेगा। 2024 तक के एक अनुमान के अनुसार कार्टेल मैक्सिको के लगभग 1/3 इलाके पर प्रभाव यानी कि कंट्रोल रखते हैं। सिनालाओ और जलिस्को कार्टेल अमेरिका में जाने वाले ज्यादातर ड्रग के पीछे माने जाते हैं। मेथ, कोकीन, हेरोइन, मारिजुआना आदि जो कि हैं। फेंटनली जो अमेरिका में ओवरडोज मौतों की सबसे बड़ी वजह है, वो भी बड़े पैमाने पर इन्हीं कार्टेल के जरिए सीमा पार जाता है। कुछ अमेरिकी नेताओं ने 2023 में यह तक कह दिया कि अमेरिकी सेना को मैक्सिको भेजो और कार्टेल पर हमला करो, जिसे AMLO ने गैर जिम्मेदार कहकर खारिज कर दिया और कहा कि वे किसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देंगे। अब आते हैं मेन न्यूज पे, यानी कार्लोस मांजो की हत्या और जनजी प्रोटेस्ट। कार्लोस मांजो थे कौन? वे उरुआपन शहर के मेयर थे और 1 नवंबर 2025 को वो फेस्टिवल डी लास वेलास नाम के एक कार्यक्रम में थे। बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तभी उन पर कई गोलियां चलाई गईं और उनकी मौत हो गई। वे पहले से ही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे और राष्ट्रपति शीनबाम की रणनीति पर सवाल उठा रहे थे। उनकी हत्या ने लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसे देश भर में बड़े स्तर के विरोध में बदल दिया, जिसमें शुरुआती विरोध की बात करें तो 2 नवंबर मोरेलिया शहर में पहला बड़ा मार्च हुआ, जिसमें लोग सफेद कपड़ों में जस्टिस फॉर मांजो, इनफ क्राइम, मोरेना आउट जैसे नारे लगा रहे थे। कुछ लोग सरकारी भवन में घुस गए, तोड़फोड़ की, पुलिस ने आंसू गैस चलाई, गिरफ्तारियां हुई और 3 नवंबर को छात्रों की अगुवाई में दूसरा मार्च हुआ, जिसमें एक लॉ स्टूडेंट की आंख में रबर बुलेट लगी। दूसरे शहरों में भी विरोध फैला, कहीं कहीं नगर भवनों में आगजनी भी हुई। अब 7 नवंबर को उरुआपन में 70 से 80 हजार लोगों की शांतिपूर्ण रैली हुई, जिसमें शहर ने लगभग हड़ताल जैसा माहौल बना दिया। सोशल मीडिया पर एक नया समूह उभरा जो कि जनरेशन जी मैक्सिको, यहीं से खुद को गैर पार्टी नागरिक और युवाओं का असली आंदोलन कहते हैं। उनका नारा है, हम ना लेफ्ट हैं ना राइट, हम वो जनरेशन है जो सिर झुकाकर जीने से थक गई हैं। उन्होंने 15 नवंबर को मेगा मार्च का ऐलान किया। राजधानी मैक्सिको सिटी में एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस से जोकालो और नेशनल पैलेस तक उनके मुद्दे, जो मुख्य मुद्दे हैं, सुरक्षा बढ़ाओ, अपराध पर लगाम, भ्रष्टाचार और दंड मुक्ति खत्म करो, लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और युवाओं के लिए ज्यादा नौकरियां और राजनीतिक
भागीदारी की मौके। अब 15 नवंबर 2025 को पूरा देश भर में 50+ शहरों में प्रदर्शन हुए। मैक्सिको सिटी, ग्वाडलाहारा, मोरेलिया और उरुआपन, मॉन्टेरेरी, प्योबला, ओक्साका आदि में। राजधानी मैक्सिको सिटी में ही लगभग 17,000 लोगों के आने की बात कही गई। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन पहुंचने पर एक ब्लैक ब्लॉक नाम का समूह नेशनल पैलेस के सामने लगी बड़ी बैरिकेड तोड़ने लगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 120 लोग घायल हुए, जिनमें 100 पुलिस वाले, लगभग 20 आम नागरिक और 20 लोग गिरफ्तार हुए और 20 लोगों पर प्रशासनिक केस दर्ज हुआ। कई शहरों में पत्रकारों पर हमले हुए, टीयर्स गैस, बैरिकेड तोड़ा, आगजनी हुई, मेट्रो स्टेशन बंद होना, ट्रैफिक जाम सब हुआ इसमें। अब राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनाबाम ने कहा कि ये प्रदर्शन पूरी तरह स्वाभाविक नहीं, इसमें राइट विंग पार्टियों का हाथ है। सोशल मीडिया पर बात से इसे बढ़ाया गया। कुछ बड़े व्यापारी और पूर्व राष्ट्रपति जैसे विसेंटे फॉक्स ने खुले तौर पर इन विरोधों का समर्थन भी किया। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार समूहों ने पुलिस की हिंसक प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि अपराध से लड़ना जरूरी है, पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती स्वीकार्य नहीं है। नेशनल पैलेस को पहले ही 3 मीटर ऊंची लोहे की दीवारों से घेर दिया गया, जिसे बाद में विरोधियों ने नार्कोस्टाडो, मादक राज्य जिसे बोलते हैं, जैसे शब्द लिखकर विरोध का प्रतीक बना दिया। जनरेशन जी लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा हैं, जो पूरी तरह इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया वाली दुनिया में बड़े हुए हैं। ये लोग तेज कनेक्टिविटी, तुरंत जानकारी, ऑनलाइन कम्युनिटी, पॉप कल्चर जैसे वन पीस एनिमे से बहुत प्रभावित हैं। यही वजह है कि मैक्सिको के इन प्रदर्शनों में कई जगह वन पीस का जॉली रॉजर झंडा यानी समुद्री डाकू वाला खोपड़ी का निशान एक प्रोटेस्ट सिंबल बन गया। तो दोस्तों, नेपाल की गलियों से लेकर मैक्सिको के नेशनल पैलेस तक जेन जी ने साफ कर दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। ये सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं, ये एक पूरी नई वैश्विक पीढ़ी की पुकार है, जो सुरक्षा चाहती है, न्याय चाहती है और एक ऐसा सिस्टम चाहती है जहां सत्ता डर नहीं, भरोसा दे। लेकिन सवाल वही है, क्या सरकारें बदलेंगी या फिर ये युवा अपने संघर्ष से दुनिया को बदले देंगे? यही लड़ाई है, यही नई पीढ़ी की आवाज है और शायद यही आने वाले कल का रास्ता भी। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पर? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा।